हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल। मैं हूं रमेश चौधरी और अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी 12th भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इसका फर्स्ट वीडियो अपन ने पढ़ लिया था। उसमें अपन ने देखा था कि भारतीय जो भूमि है उसको भूमि उपयोग के आधार पर 9 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कौन से वर्ग में जो 1950 की तुलना में 2014 में कौन से वर्ग में वृद्धि दर्ज की गई और कौन से वर्ग में कमी दर्ज की गई और उसका रीजन क्या रहा, कारण क्या रहा। पहले उदाहरण से अपन समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये वाला 2 भूमि के टुकड़े हैं। 2 भूमि के टुकड़ों की अपन बात कर रहे हैं। इनके 3-3 अपन जो है वर्ग बना लेते हैं। 3-3 वर्ग अपन ने बना लिया। ये निविल बोया क्षेत्र है, ये निविल बोया क्षेत्र है, ये चारागाह क्षेत्र है और ये है आपका गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि। ये अपन 1950 की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि 1950 में जनसंख्या भी कम थी, उद्योग भी इतने विकसित नहीं हुए थे, तो इस वजह से क्या था, चारागाहों का क्षेत्र भी विस्तृत था और कृषि जो निविल बोया गया क्षेत्र था वो भी अधिक था और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त जो भूमि है उसमें कमी थी, क्योंकि गैर कृषि कार्यों में सड़कें विकसित नहीं हुई थी, इमारतें नहीं बनने लगी थी, बस्तियां नहीं बसी थी, इतने बड़े महानगर सिटीज नहीं बने थे। इस वजह से इस वर्ग में 2014 तक आते आते क्या हुआ, इन तीनों वर्गों में कुछ चेंज हुए। यानी कि गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि है उसमें वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, आवास बढ़े, बस्तियां बनी, सड़कें बनी, फ्लाईओवर बने, पुल बने, सड़कें बनी, इसके अलावा अनेक अनेक प्रकार की इमारतें और उद्योग स्थापित हुए। तो क्या हुआ, गैर कृषि कार्य में जो प्रयुक्त भूमि है उसमें वृद्धि दर्ज की। तो ये मान लीजिए कि पहले जो इतना सा था ये जमीन का टुकड़ा, अब ये इतना हो चुका है। यानी कि गैर कृषि जमीन वही है, बस उसका उपयोग बदल रहा है। यानी कि ये जो क्षेत्र था कुछ भाग इसका चला गया, कुछ भाग इसका चला गया, तो इसमें वृद्धि दर्ज की गई। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एक वर्ग में वृद्धि हो रही है तो ऑटोमेटिक दूसरे वर्ग में कमी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये पहले इतना था, अब ये जो है इतने क्षेत्र को घेर लिया इसने, तो क्या होगा, चारागाह में भी कमी आएगी, चारागाह में भी कमी आएगी। निविल बोया क्षेत्र है उसमें भी कमी आएगी। तो अपन शॉर्ट में ये समझ रहे हैं कि जो भूमि का एक वर्ग है अगर उसमें वृद्धि होती है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली दूसरे वर्ग में कमी दर्ज की जाएगी। अब 4 ऐसे वर्ग हैं जिनमें वृद्धि हुई है और 5 ऐसे वर्ग हैं जिनमें कमी दर्ज हुई है। टोटल कितने वर्ग थे आपको पता होगा, टोटल भू उपयोग के 9 वर्ग थे। 4 कौन कौन से वर्गों में वृद्धि हुई, तो दोस्तों पहला है वन क्षेत्र। वन के अधीन, वनों के अधीन जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि दर्ज हुई। वृद्धि दर्ज होने का कारण क्या रहा, कारण ये रहा कि सरकार ने वनों के अधीन क्षेत्र के सीमांकन को बढ़ा दिया। यानी कि भूमि पर सरकार ने बहुत बड़े क्षेत्र को क्या कर दिया, वनों के अधीन घोषित कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर वास्तविक रूप से वन होंगे, नहीं, भविष्य में लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो जो क्षेत्र है वो बढ़ गया। तो क्या हुआ, वनों के अधीन जो क्षेत्र है वो भूमि में वृद्धि हुई। दूसरा, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में भी वृद्धि हुई। दोस्तों गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का मतलब होता है कि उस भूमि पर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होती, अर्थात कृषि कार्य वहां पर नहीं होता। वो क्या होती है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तो 1950 में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, उद्योगों की स्थापना कम हुई थी, बस्तियां कम बसी थी, इमारतें नहीं बनी थी। तो क्या हुआ, 2014 तक आते आते क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या बढ़ने की वजह से नई बस्तियां बसने लगी, सड़कें बनने लगी, इनोवेशन होने लगे, उद्योग स्थापित होने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि थी उसकी संख्या भी या उसकी जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ गया। दूसरा कारण क्या है, बदलती हुई आर्थिक संरचना। यानी कि समय के साथ में जो अर्थव्यवस्था है उसकी संरचना में भी परिवर्तन आया। लोग पहले एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी ज़्यादा थी, ज़्यादा काम करते थे, खेती में ज़्यादा जनसंख्या लगी हुई थी, लेकिन फिर वही जनसंख्या उद्योगों में जाने लग गई। तो क्या हो रहा है कि उद्योग स्थापित होने की वजह से या फिर अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव आने की वजह से गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में वृद्धि दर्ज हुई। तीसरा क्या है, वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं, जिस पर पिछले 1 वर्ष से कृषि कार्य जो कृषि रहित रही हो, यानी कृषि संबंधी जिस पे कार्य नहीं हुए हो। देखो एक तो है प्रतिभूमि, एक है पुरातन प्रतिभूमि और एक है
कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, और एक अपन देखें तो बंजर व व्यर्थ भूमि। इनका चारों का अपन, ये चार वर्ग ये है ना। तो इन चार वर्गों को समझते हैं अपन। प्रतिभूमि का मतलब होता है जो पिछले 1 साल से कृषि रहित रही हो, यानी कि जिस पर कृषि नहीं हुई हो। पुरातन प्रतिभूमि कौन सी होती है? जो 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम कृषि रहित रही हो, यानी कि लगभग 5 साल समय तक उस पर कृषि कार्य नहीं हुए हो। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कौन सी होती है? जिसमें पिछले 5 सालों से भी अधिक समय से कृषि कार्य नहीं हो रहा हो। और बंजर व व्यर्थ भूमि कौन सी होती है? जिसपे कभी कृषि कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूरी तरीके से बंजर है। तो ये 4 वर्ग मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अब अपन देखते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं वापस। वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि आप समझ गए, जिसको पिछले 1 वर्ष से कृषि रहित रही हो, उसमें वृद्धि हुई है। वृद्धि होने का कारण क्या है? एक तो है प्राकृतिक उर्वरकता, यानी कि अगर किसी भूमि पर अपन रेगुलर कृषि कार्य करते हैं तो क्या होता है, वो भूमि अपनी उत्पादक क्षमता खो देती है, उर्वरकता खो देती है। और उस भूमि को अगर अपन कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, प्रतिभूमि के रूप में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो भूमि प्राकृतिक रूप से अपने आप को उर्वरक बना लेती है, अपने आप को फर्टिलाइज कर लेती है वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके। तो इस तरीके से प्रतिभूमि में वृद्धि हुई, एक तो प्राकृतिक उर्वरकता के कारण। दूसरा कारण क्या है कि भारतीय जो कृषि है वो मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, यानी कि मानसून पर निर्भर है, और मानसून जो है वो अनियमित और अनिश्चित है। इस वजह से भी प्रतिभूमि में वृद्धि होती है। आगे वाला जो पॉइंट है, निविल बोया गया क्षेत्र। निविल बोया गया क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर फसलें बोई जाती है और काटी जाती है। इसमें भी दोस्तों वृद्धि हुई है। क्यों? जनसंख्या बढ़ने की वजह से। जनसंख्या बढ़ी तो खाद्यान्न की मांग बढ़ी व उत्पादन की मांग बढ़ी। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फसलें बोई जाती है और काटी जाती है उस क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। ये 4 ऐसे वर्ग है जिनमें वृद्धि हुई है। अब 4 वर्गों में वृद्धि हुई है तो निश्चित है कि किसी दूसरे वर्गों में कमी भी हुई होगी। अब दूसरे वर्ग देखो, कारण वही होगा लगभग जो अपन ने इसमें देख लिया। बंजर में व्यर्थ भूमि में कमी क्यों आई? बंजर और व्यर्थ भूमि में कमी इसलिए आई क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से जो व्यर्थ पड़ी थी भूमि, लोग उसे भी काम में लेने लग गए, इसलिए इस वर्ग की भूमि में कमी दर्ज की गई। दूसरा, स्थायी चारागाहों में भी कमी आई। जो चारागाह है जिस पर पंचायत या सरकार का अधिपत्य होता है, लोग उस चारागाह पर गैर कानूनी तरीकों से नियंत्रण कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से अपना अधिपत्य स्थापित कर रहे हैं, जिसकी वजह से चारागाह क्षेत्र में कमी दर्ज हुई है। तीसरा है फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, यानी जो तरु और जो उद्यानिकी की फसलें हैं उनके क्षेत्र में भी कमी हुई है। कारण क्या है? क्योंकि उसकी जगह निविल बोया गया क्षेत्र अपना लिया गया है, यानी कि जो वर्ष में एक बार काटी जाती है फसलें और ली जाती हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। जो कृषि योग्य भूमि थी और जो व्यर्थ पड़ी थी, मीन्स जिस पर पिछले 5 साल से अधिक समय से कृषि कार्य नहीं हुआ हो, वो कौन सी होती है? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसमें भी कमी दर्ज की गई। क्यों? जनसंख्या दबाव के कारण। जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो भूमि को व्यर्थ छोड़ दिया जाता था, खाली छोड़ दिया जाता था, अब जनसंख्या बढ़ने की वजह से उस भूमि को उपयोग में लेने लगे। और आखिर आता है पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन प्रतिभूमि रिमाइंड करो क्या होती है? जो 1 साल से अधिक और 5 साल से कम समय के लिए कृषि रहित रही हो, उसे पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। पुरातन प्रतिभूमि में भी कमी क्यों आई? क्योंकि लोग अब पुरातन प्रतिभूमि की जगह वर्तमान प्रतिभूमि के रूप में भूमि को छोड़ने लगे हैं। तो इस तरीके से भारत में भू उपयोग के वर्ग और उन वर्गों में जो बदलाव आया 1950 से लेकर 2014 के बीच में, वो वर्ग पढ़ने के बाद में अपन देखते हैं साझा संपत्ति संसाधन क्या होता है। दोस्तों, साझा जो भूमि होती है वो स्वामित्व के आधार पर उसे अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। भूमि पर किसका अधिकार है, किसका अधिपत्य है, उसका स्वामी कौन है, उसके आधार पर उनसे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है निजी भूमि और दूसरी होती है सार्वजनिक या साझा भूमि।
निजी भूमि वह भूमि होती है जिस पर किसी खास व्यक्तियों का, किसी खास परिवार का अधिकार होता है। जैसे कि अगर आप गांव क्षेत्र में रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, तो आपके परिवार के अधीन जो भूमि है वो कौन सी होगी? निजी भूमि। और आप देखते होंगे कि पास में चारागाह क्षेत्र होंगे, शमशान घाट भी होगा, गांव का तालाब भी होगा, तो उस जमीन पर किसका अधिकार है? उस जमीन पर उस पूरी पंचायत का या फिर सरकार का अधिकार होता है। और वही भूमि होती है कौन सी? सार्वजनिक या साझा संपत्ति संसाधन, यानी कि हम सब की जो संपत्ति है, सार्वजनिक मतलब सब लोगों की जो संपत्ति है वही सार्वजनिक भूमि कहलाती है। दोस्तों, सार्वजनिक भूमि का उपयोग सबसे ज्यादा इसका महत्व होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास में जमीन नहीं होती, जो भूमिहीन होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन लोग मुख्य रूप से जमीन की कमी होने की वजह से अपना जीवन यापन पशुपालन से करते हैं। वो पशुओं को पालते हैं और उनको चराते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और जो पशुओं को चराने का स्थान होता है वो सार्वजनिक भूमि होती है, चारागाह क्षेत्र होते हैं। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस गरीब लोगों के लिए होता है कौन सी भूमि का? सार्वजनिक भूमि का। इसके अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अपन देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि का सबसे ज्यादा महत्व महिलाओं के लिए भी होता है, क्योंकि परिवार के लिए जो ईंधन वगैरह, चारा वगैरह जो इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं की होती है। और महिलाएं क्या करती है? सार्वजनिक भूमि से ईंधन के लिए लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करके लाती है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि सार्वजनिक भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। क्या कर्तव्य बनते हैं? कि जो सार्वजनिक भूमि है उसकी अपन देख रेख करें। जो जलाशय है, जो प्राकृतिक जलाशय है जैसे कि झील, तालाब है ना, तो उनकी अपन सुरक्षा करें। सार्वजनिक जो जल है उसे गंदा ना करें। या जो चारागाह क्षेत्र पर जो लोग आधिपत्य कर रहे हैं अपन उनको समझाएं कि चारागाह क्षेत्रों पर वो अपना नियंत्रण न करें, गैर कानूनी तरीकों से उन पर अपना अधिकार न जमाएं। इसके बाद में अपन देखते हैं भारत में कृषि भू उपयोग। दोस्तों, भारत में जो है भूमि का सबसे ज़्यादा उपयोग कृषि कार्यों में होता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 52% जो जनसंख्या है वो कृषि पे डिपेंडेड है। इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो भूमि का कृषि के लिए है। भू संसाधन का सर्वाधिक महत्व कृषकों के लिए है, किसानों के लिए है, ग्रामीणों के लिए है। क्या वजह है? पहली वजह यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की अपेक्षा प्राथमिक जो कार्य है वो पूर्णतया कृषि पर आधारित है। अब एक बार सेक्टर की बात कर लेते हैं। सेक्टर ये द्वितीयक तृतीयक ही क्या होता है? दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए जो भी काम करता है, अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करता है, पैसे कमाने के लिए जो भी काम करता है, उन सब कामों को 3-4 भागों में बांटा गया है। ऐसे कार्य जो पूर्णतः कृषि पे, भूमि पे डिपेंडेड हो, जैसे कि कृषि कार्य, पशुपालन, आखेट, खनन, ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक कार्य है। और अगर कोई व्यक्ति उद्योगों में लगा हुआ है तो उद्योग वगैरह द्वितीय कार्यों में शामिल किए जाते हैं। और तृतीयक जो कार्य होते हैं वो सेवा सेक्टर के कार्य होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हुआ, एक टीचर हुआ, है ना। तो ये सब कार्यों को ऐसे अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि द्वितीयक और तृतीयक कार्य। अब आप समझ गए होंगे कि द्वितीयक कार्य कौन से होते हैं? उद्योग वगैरह। तृतीयक कार्य कौन से होते हैं? सेवा सेक्टर, जिसमें परिवहन, संचार, व्यापार और अध्यापक वगैरह, वकील, टीचर, ये सब आते हैं। इन कार्यों की अपेक्षा प्राथमिक कार्य पूर्णतया भूमि पर निर्भर है। प्राथमिक कार्य कौन सा हो गया? कृषि। तो ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर है? भूमि पर निर्भर है। आगे अपन देखें तो दूसरा पॉइंट आता है भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। क्लियर है? अगर भूमि की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी वाली है, अगर भूमि फर्टिलाइज है, उत्पादन अधिक देने वाली है, तो उत्पादकता भी अधिक होगा। अगर उत्पादन भूमि की गुणवत्ता कमजोर है ना, तो उत्पादन भी कमजोर होगा। तो मुख्य रूप से कौन सा कार्य भूमि की गुणवत्ता से रिलेटेड, कौन सा कार्य सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है? प्राथमिक कार्य, कृषकों का कार्य, खेती करना सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई भूमि है जो क्षारीय है और अधिक क्षारीय होने की वजह से वहां पर बाकी सब काम हो सकते हैं, उद्योग भी लग सकते हैं, सड़कें भी बन सकती है, लेकिन वहां पे कृषि कार्य नहीं हो सकता। तो भूमि की गुणवत्ता सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्यों को प्रभावित करती है। तीसरा क्या है? आर्थिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक मूल्य भी होता है। हाँ दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि लोगों का आर्थिक मूल्य तो होता ही है, क्या? भूमि।
कैसे? क्योंकि वो अपनी आजीविका करते हैं, आज अपना भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं कृषि कार्य करके, इसलिए वो उनका आर्थिक मूल्य तो है ही, साथ में सामाजिक मूल्य भी है भूमि का। वो कैसे है कि समाज में उसकी स्थिति उच्च होगी, लोग उसे सम्मान देंगे जिसके पास में भूमि होगी। और आपने देखा होगा कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि अगर लड़के या लड़की की शादी के लिए कहीं जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका वही होता है कि आपकी जमीन कितनी है। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि भूमि का क्या होता है, सामाजिक मूल्य भी होता है। आगे पॉइंट आता है भूमि बचत प्रौद्योगिकी। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं ये भूमि बचत प्रौद्योगिकी है क्या। भूमि बचत प्रौद्योगिकी अपनाना क्यों जरूरी है? दोस्तों, लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, उत्पादन की मांग भी बढ़ती जा रही है, और उत्पादन की मांग बढ़ रही है तो क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा, और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो वो ज़मीन तो अपन बढ़ा नहीं सकते, ज़मीन तो जो है वो ही रहेगी। तो कुछ ऐसे तकनीक अपनाई जाए जिससे उसी ज़मीन पर उत्पादन ज़्यादा होने लग जाए। समझ रहे हो आप लोग? वही क्या होता है, भूमि बचत प्रौद्योगिकी होता है। यानी बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, कुछ ऐसी तकनीक अपनाई जाए जिससे फसलों में उत्पादन ज़्यादा बढ़े। ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो फसल विशेष की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है और एक सभी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। फसल प्रति इकाई में फसल विशेष की उत्पादकता को बढ़ाने से संबंधित है। एक तो जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर भूमि है और 1 हेक्टेयर भूमि में 40 बोरी गेहूं की होती है, तो कुछ ऐसी तकनीक अपनाई जाए कि 1 हेक्टेयर भूमि में 40 की जगह 70 बोरी गेहूं की उत्पादन होने लगे। तो ये तो क्या है, फसल विशेष की बात कर रहे हैं अपन, जैसे फसल विशेष गेहूं की। अब तकनीक कैसे हो सकती है, यानी कि हाइब्रिड वाले बीज लाए जा सकते हैं, कुछ ऐसे तरीके से उन्हें बोया जा सकता है कि उत्पादन ज़्यादा हो। दूसरा क्या है, भूमि का गहन उपयोग होना चाहिए। गहन मीन्स क्या होता है, भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपने भारत में अधिकतर जो भूमि है वो बारानी है। बारानी का मतलब वर्षा निर्भर है, अधिकांश भूमि सिर्फ और सिर्फ वर्षा पे डिपेंडेड है। वहाँ पर कृषि कार्य तभी होते हैं जब वर्षा होती है, यानी कि सिंचाई की सुविधाएं बहुत कम है। तो वहाँ क्या होता है, वर्ष में एक ही बार फसल ली जाती है। उसके स्थान पर क्या किया जाए, भूमि का गहन उपयोग किया जाए, यानी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसलें बोई जाए और काटी जाए। अब ये एक बार देख लेते हैं कृषि गहनता निकाली कैसे जाती है, किससे कहते हैं कृषि गहनता। इसमें 2 चीज़ें हैं, सकल बोया गया क्षेत्र और निविल बोया गया क्षेत्र। सकल बोया गया क्षेत्र और निविल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 1 हेक्टेयर भूमि है, 1 हेक्टेयर भूमि में कृषि की जाती है और कृषि की जा रही है तो एक वर्ष में 1 से अधिक बार फसलें ली जा रही है। जैसे कि मान लीजिए इस हेक्टेयर भूमि में एक वर्ष में 3 फसलें ली गई, 3 फसलें ली गई, तो सकल बोया गया क्षेत्र में क्या किया जाता है, जितनी बार उसमें फसलें ली जाती है उस भूमि में, उस भूमि को उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें 1 हेक्टेयर भूमि थी, एक वर्ष में 3 बार फसलें ली, तो इस सकल बोया गया क्षेत्र कितना हो गया, 3 हेक्टेयर हो गया। हो गया क्या 3 हेक्टेयर? कैसे हो गया? क्योंकि मैंने ये कहा कि सकल बोया गया क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें एक भूमि में जितनी बार फसलें ली जाती है उस भूमि को उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जबकि निविल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, निविल बोया गया क्षेत्र होता है जो वास्तविक भूमि होती है वो निविल बोया गया क्षेत्र होता है। इन दोनों से क्या निकाला जाता है, कृषि गहनता निकाली जाती है। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सकल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र कितना हो गया 3 हेक्टेयर बटा निविल बोया गया क्षेत्र, निविल बोया गया क्षेत्र कितना है 1 हेक्टेयर इंटू 100। इससे क्या होगा, कृषि गहनता निकल जाएगी। तो कृषि गहनता सीधी सी आपकी निकल चुकी है, कितना 300 हेक्टेयर जो है कृषि गहनता आती है इसमें। समझ रहे हो आप? सकल बोया गया क्षेत्र किसे कहेंगे और निविल बोया गया क्षेत्र किसे कहेंगे? सकल बोया गया क्षेत्र उसे कहते हैं जिस भूमि पर जितनी बार फसलें ली जाती हैं उस भूमि को उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जबकि निविल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जिस पर फसलें बोई जाती है और काटी जाती है और उसको वास्तविक माप ही दिया जाता है उस भूमि को, वो निविल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों 3 पॉइंट अभी अपन ने क्लियर किए, साझा संपत्ति संसाधन, भारत में कृषि भू उपयोग और भूमि बचत प्रौद्योगिकी और कृषि गहनता।